दोस्तों, ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की को कोई 5 रुपए देता है तो कोई 10 रुपए देता है, लेकिन एक लड़का उसको पैसे नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक है और आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पटना से कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम आकाश होता है, वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 सालों से वो अपने शहर पटना से ही कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो फिर वो कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो वो कोटा में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी शुरू कर देता है। होली की छुट्टियां मनाने वो घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना हो जाता है। वो पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वो देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही थी। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उसको बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सूट सलवार पहन रखा था, लेकिन बदन को अच्छे से ढका था और भीख मांग रही थी। कोई उसे 5 रुपए देता है तो कोई उसे 10 रुपए देता है, तो कोई बोल देता कि आगे चले जाइए, हमारे पास अभी नहीं है। सभी का अपना अपना आव भाव होता है। पर वो लड़की जब ट्रेन में चढ़ी थी तभी से आकाश उसको बस देखे ही जा रहा था। वो डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर थी और आकाश पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वो लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और आकाश के सामने आकर उसने भीख मांगने के लिए हाथ फैला देती है। आकाश उसको तब से देख ही रहा था और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में 5 रुपए का सिक्का आता है और वो उस लड़की के हाथ पर रख देता है और लगातार बस उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से बस उसे ही देखे जा रहा था। वो जब भी उसकी तरफ देखती तो उसकी निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी थी। लेकिन सरिता के लिए कोई नई बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम सरिता होता है। उसके लिए आज की कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो लड़के तो उसे देखते ही रहते थे। अब जब वो पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था तो सरिता को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी नज़र नीचे झुकाकर आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में वो सभी से भिक्षा मांग चुकी थी, तो वो अब दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। आकाश भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वो गई थी, और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और चोरी छिपे उसे देखता रहता है। वो बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब ये डिब्बे भी पूरा हो जाता है। लगभग 10 या 15 मिनट हो चुकी थी, तो अब आकाश सरिता से पीछे मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। सरिता देखती है एक लड़का खड़ा है। उसे आकाश की पीठ दिखाई दे रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये वही लड़का है। उसे तो बस पैसा मांगना था, तो वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अब आकाश भी उसकी तरफ पलटता है तो सरिता की समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो तो उससे पहले ही उससे भिक्षा मांग चुकी थी। तो हाथ जो उसने भीख के लिए फैलाए हुए थे वो कुछ समय के लिए ऐसे फैलाए रखती है, तो हाथ जो उसने भीख के लिए फैलाए हुए थे वो कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाए रखती है। अब आकाश भी अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब से एक नोटों की गड्डी निकलती है और वो नोटों की बंद गड्डी, जिसमें 15,000 रुपये थे, सभी उसके हाथ पर रख देता है। अब सरिता इतने ज़्यादा पैसों को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि अब इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें और क्या ना करें, क्योंकि हाथ में इतना पैसा होता है कि वो कई दिनों तक भी भीख मांग कर इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी। और यहाँ एक ही पल में वो लड़का उसे 15,000 रुपये दे देता है। अब आकाश सरिता की आंखों में ही देख रहा था और सरिता भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते।
अब आकाश को लगता है कि शायद सरिता कुछ कहना चाहती है। इससे पहले ही वो बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं हैं। सरिता ये बात सुनते ही अपनी नज़र को झुका लेती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि इस पैसे को अपने पास रखे या ना रखे। आकाश भी वहाँ अब असहज महसूस करने लगा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब सरिता अगले स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। आज तक उसे किसी ने इतने सारे पैसे नहीं दिए थे। सबसे ज़्यादा जो आज तक उसे पैसा मिले वो 100 रुपये मिले थे, और अब एक बार में ही 15,000 रुपये मिल जाना ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। आकाश कुमार अच्छे अमीर परिवार से था। उसके लिए 15,000 रुपये की रकम की कोई मायने नहीं रखती है। उसके पिता के 2-3 ईंट के भट्ठे होते हैं और इससे अलग 200 बीघा ज़मीन भी होती है। इसलिए ही वो बड़ी आसानी से नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए वो सोचता था कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाए तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से ही ढाई कर लूँगा। इतना पैसा उसके पिताजी ने लगाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, आकाश अपनी सीट पर बैठा ही हुआ था और उसके पास अब कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। मतलब कैश तो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो पैसे थे सभी वो उस लड़की को दे चुका था। लेकिन बैंक अकाउंट एटीएम से काफ़ी पैसा था, पर कैश अभी ख़त्म हो गया था। तो इसको ज़रा सा एहसास होता है कि यार मैंने क्या पागलपन कर दिया है, और कुछ देर तक वो ऐसे ही सोचता रहता है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो ये नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है कि वो लड़की अभी भी भीख मांग रही है क्या, तो वो उसको दिखाई नहीं देती। फिर उसको लगता है कि शायद वो पहले स्टेशन पर ही उतर गई होगी। और फिर आकाश कोटा पहुंच जाता है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी एक रात सपने में वो उस लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा था कि जैसे वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, उसे अपने पास बुला रही हो। उसको महसूस होते हैं कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर उसकी आँख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। सोच में पड़ जाता है बहुत ज़्यादा वो अब बेचैन हो गया था। वो खुद को कोसने लगता है कि मुझे अपनी सीट पर ना बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। कौन है, कहाँ की रहने वाली है, ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। वो सो नहीं पाता। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे शायद पहली नज़र में ही हो गया था, तब भी मैं उसको इतना ही देख रहा था। अब सोचता है कि करूँ तो करूँ क्या। अगर ये बात मेरे मन में ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो सारी बात अपने दोस्त से शेयर करता है और बताता है कि मैं अब उससे मिले बिना नहीं रह सकता, जब तक कि वो खुद से ही मना नहीं कर देती। जब तक वो मना नहीं करेगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे एक सलाह देते हुए कहता है कि वो लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है कि इन जगहों पर जाना है और अपना जो काम है भिक्षा का करना। अगर वो तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर वहीं जाओ, तो तुम्हें ज़रूर वहीं मिल जाएगी। तो ये अगले दिन उसी पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और इंतज़ार करता है, लेकिन वो लड़की आज उसे दिखाई नहीं देती। फिर वो अनुभव करता है कि वो लड़की मुझे आरा स्टेशन से मिली थी और फिर मुगल सराय से पहले ही उतर गई थी। मुझे आरा के लिए ही निकलना चाहिए, शायद वो वहीं हो। फिर वो आरा स्टेशन पर पहुंचता है और सभी आने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ता है। उस लड़की को ढूंढता है। आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में उसको वो लड़की दिखाई दे जाती है। वो डिब्बे में भीख मांगते हुए आकाश की तरफ ही बढ़ी आ रही थी, और जैसे ही आकाश को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगती है। आकाश भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। सरिता आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आकाश से आगे निकल जाए। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे निकल जाती है। अब आकाश उसको वहाँ ऐसे ट्रेन में कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि सभी लोग वहाँ होते हैं।
ऐसे चलती ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था और फिर ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करता है। जैसे ही ट्रेन आरा के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो सरिता उस ट्रेन से उतर जाती है। सरिता सोचने लगती है कि ये लड़का 3-4 दिन पहले ही गया था और आज फिर से चला आया। उसकी कुछ समझ में नहीं आता। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा वो कुछ सोचती नहीं थी क्योंकि उसको अपनी हालत भी देख रही थी कि मैं क्या हूँ। और वो तो उसको 10,000 रुपये ही दिया था, ये भी उसको याद था। लेकिन दिल है तो दिल में तो बात आ ही जाती है। अब उसके पीछे पीछे आकाश भी ट्रेन से उतर जाता है और छुप कर उसका पीछा करने लगता है। सरिता स्टेशन के पीछे से एक कच्चा रास्ता होता है, वो उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। आकाश भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसकी नज़रों से बचा हुआ वो उसी के गांव पहुंच जाता है। सरिता का गांव बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा खपरेल का मकान, आगे से एक छप्पर डला हुआ था और मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक घर था जहां वो अपने गाय वगैरह को बांध कर रखते थे। उनके लिए भूसा भी वहां एक कमरे में रखा था। दोस्तों, अब आकाश थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगता है कि हल्का अंधेरा हो जाएगा तो घर के नज़दीक चला जाऊंगा। अंधेरा होने पर तो उनके घर के पीछे आ जाता है और छिपकर उनके घर के हालत देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि सरिता के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि ये अभी अभी कटा है। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ताज़ी पट्टी उस पर बंधी हुई थी। घर में सरिता के अलावा 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है और माँ है। माँ खाना बना रही थी और फिर सरिता पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती है कि आज फिर से लफड़ा हो गया। तो माँ पूछती है, बिटिया क्या हो गया? तो सरिता बताई कि माँ, वो जो 15,000 रुपये लड़का दिया था आज फिर से टकरा गया मुझसे, तो मैं उसे देखकर उतर गई। माँ कहती है, अरे तुम उतर क्यों गई? शायद आज भी कुछ पैसे दे देता। तो सरिता कहती है, नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इस पर सरिता कहती है कि माँ, तुम भी बस मजाक करती हो। फिर सरिता घर का थोड़ा बहुत काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा कुचा खाना होता है उसको लेकर घर में जाने लगती है जहाँ गाय बंधी हुई थी। आकाश भी मौका पाकर उसके पीछे घर में पहुँच जाता है। अब सरिता गाय को वो बचा हुआ खाना डाल देती है और गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टार्च होता है। उसको जब वो ऑन करके ढूंढना शुरू करती है तो वो आकाश को देखकर चिल्ला देती है। उसको चिल्लाता देख आकाश उसके मुंह पर हाथ रख देता है और धीमी आवाज़ में बोलता है कि चिल्लाती क्यों हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। आकाश ने एक हाथ उसके मुख पर रखा था और दूसरे हाथ से उसको पकड़ रखा था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब सरिता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो आकाश उसको छोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब आकाश सरिता को छोड़ देता है और सरिता उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। उसे वो देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे देखने के लिए आए हो? इस पर आकाश कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे आने का कोई दूसरा काम भी है? मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बहुत बेचैन हो गया है। ना तो पढ़ाई में मन लगता है ना किसी काम में, और बस तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया। सरिता कुछ नहीं बोलती है, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। तो आकाश कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ और सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा तुम्हें देखने के लिए। तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम मुझे तो रोक नहीं सकती हो देखने से। अब आकाश वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देख तो सरिता कहती है, सुनिए। आकाश सरिता की आवाज़ सुनकर रुकता है तो सरिता कहती है कि अब रात में कहाँ भटकते रहेंगे, आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं।
काफ़ी रात हो चुकी है, स्टेशन पर खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा। फिर वो एक चारपाई डालती है और आकाश से कहती है कि आप यहाँ आराम कर लो, जब सभी सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना ले आऊँगी। सरिता की ये बात सुनकर आकाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उसको लेकर बहुत दूर तक का सोचने लगता है। अब वो घर जाती है तो माँ रोटियाँ बना रही थी। माँ से कहती है माँ अब आप खाना खा लो, रोटी मैं बना दूँगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ रोटी बनाए और कोई रोटी जल जाए। फिर वो सभी के सोने का इंतज़ार करने लगती है और एक थाली में 3-4 रोटी और अचार रखकर दबे पाँव घर में चली जाती है। आकाश चारपाई पर लेटा हुआ था। सरिता को आता देख वो बैठ जाता है। सरिता उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है तो आकाश कहता है, तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो सरिता कहती है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप खाना खा लो, पता नहीं कब से भूखे हैं। फिर आकाश हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहले सरिता की तरफ बढ़ाता है। तो सरिता कहती है कि आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया। तो आकाश कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम भूखी हो। को खिलाता है और खुद भी खा लेता है। दोनों खाने के बाद बातचीत करते हैं। तो आकाश पूछता है कि कब से ये काम कर रही हो। तो सरिता कहती है कि मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में इनका पैर खराब हो गया है और डॉक्टर को उसे काटना पड़ा, तो अब वो काम नहीं कर पाते और जो जमा किया हुआ पैसा था वो सब दवाइयों में खर्च हो गया। तो मुझे मजबूरी में अपने घर का खर्च चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा और इससे बेहतर मुझे और कोई काम नज़र नहीं आया। समय से अपने घर आ जाती हूँ। हाँ, लोग थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है और पिताजी का पैर भी अभी तक सही नहीं हुआ है, उसमें घाव हैं तो दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, खर्चा ज़्यादा है। बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसी को करते हैं जहाँ से पैसा वापस आने की उम्मीद भी हो। अब आकाश भी अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी देते हैं और बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। तो अब सरिता कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक सांस छोड़ाऊँगी। तो इस पर आकाश कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा। लेकिन सरिता नहीं मानी और वो उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाती है। क्योंकि आकाश एक ही शर्त पर वहाँ से जाने के लिए राज़ी हुआ था कि वो कल रात फिर से आएगा और दिन में वो एक होटल में रुक जाता है। सरिता घर जाकर सो जाती है और भीख मांगने के लिए भी नहीं जाती। तो माँ कहती है कि बेटा गई क्यों नहीं हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो सरिता कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तो आकाश कहता है कि तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती है और आकाश घर में आ जाता है। सरिता ने आज खुद अपने हाथ से खाना बनाया था और सभी के सो जाने पर वो घर में पहुंच जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। दोनों के मन में कोई भी ऐसा गलत भाव नहीं हुआ था। ना आकाश ऐसी कोई हरकत करता है ना सरिता, क्योंकि दोनों का प्रेम सच्चा था, बस ऐसे ही बातें करते रहते थे। अब सुबह होते ही आकाश वापस होटल चला जाता है और ये सिलसिला लगभग 5 से 6 दिन तक चलता रहता है। वो दिन में होटल पर खाना खा लेता और रात में सरिता उसे खाना खिला देती थी। अब 7वां दिन जब आता है तो सरिता की माँ को थोड़ा शक होने लगता है कि ना तो ये मांगने जा रही है। उसकी माँ उस पर नज़र रखने लगती है, आखिर उनकी लड़की क्या काम कर रही है। वो आज रात सोती नहीं है और जैसे ही सरिता ने खाना लेकर जाती है वो भी उसके पीछे चली जाती है और छिपकर दोनों को देखने लगती है। देखती है कि दोनों बैठकर एक दूसरे को खिला रहे हैं। माँ फिर उनके पास पहुँच जाती है और बोलती है, क्या हो रहा है। आकाश माँ को देखकर डर जाता है, फिर भी सरिता थोड़ा हिम्मत करती है और बताती है कि माँ ये वही लड़का है जो हमें 15,000 रुपये दिया था। ये बात सुनकर माँ थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अक्सर
आकाश के बारे में बातचीत होती रहती थी। सरिता हमेशा उसकी तारीफ़ें करती रहती थी कि लड़का बहुत अच्छा है। अब सरिता अपनी माँ से सारी बातें बता देती है और फिर आकाश भी आगे बढ़ता और कहता है कि माँ जी, मैं सरिता से शादी करना चाहता हूँ। और वो अपने बारे में सारी जानकारी देता है। तो सरिता की माँ कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर बेटा क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी को स्वीकार करेंगे? तो वो कहता है माँ जी, इस सब की चिंता आप मत कीजिए, ये कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। फिर अगले दिन सरिता की माँ उन दोनों की मंदिर में शादी करा देती है। शादी के बाद आकाश प्राची को लेकर कोटा चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है। ऐसा उनके अकाउंट में काफ़ी था, घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते रहते थे। वो सरिता की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो आप किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए। बेटा और दामाद में कोई फ़र्क नहीं होता है, एक बेटा होने का फ़र्ज बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुंच जाते हैं। आकाश पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पर उसका कुछ खास ध्यान नहीं रहता। शादी हो चुकी थी तो बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता था। पति पत्नी दोनों बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब लगभग 1.5 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन अब कोई आकाश के घर खबर दे देता है कि आपका लड़का शादी कर चुका है, या शादी भी नहीं किया है फिर भी एक लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ घूमता रहता है। आकाश के पापा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि कैसे लिविंग में रह सकता है। वो डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ कैसे लिविंग में रह सकते हो? अगर रहना ही था तो उससे शादी करनी थी पहले। और पूछते हैं कि कौन है वो लड़की। आकाश झूठ बोल देता है और कहता है कि पापा, ये लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है, लिविंग में नहीं रह रहे हैं। चूँकि सरिता बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती थी वो बहुत ही दबी हुई थी उसके घर के हालात के कारण। अब जब ये खुशहाल माहौल में आकाश के साथ रहती है, फिर जो इसके चेहरे पर रौनक आती है तो उसके मायने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी लगने लगती है। और सभी आकाश को कहते हैं कि भाई, लड़की अगर कोई लाया है तो यही लाया है। अब आकाश के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ली तो लड़की को घर लेकर आओ, यहाँ की जो भी रस्म रिवाज है उनको भी पूरा करना है। अब आकाश सरिता को लेकर घर जाता है और जो भी रस्म रिवाज थे सभी बड़ी ही तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। फिर आकाश के माँ बाप कहते हैं कि बेटा, इनके माता पिता कहाँ हैं? तो इन पर आकाश कहता है कि पापा, वो अभी नाराज़ हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। वो ऐसा इसलिए बोल देता है कि अगर अभी इन लोगों को सच सच बता दिया तो ये लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे और दिक्कत पैदा करेंगे। और फिर अपनी पत्नी यानी सरिता को समझाता है कि तुम इन सभी लोगों की इतनी सेवा करो, इतना इन लोगों का दिल जीत लो कि ये सभी लोग तुमसे खुश हो जाएं और अपनी जान से प्यारा तुम्हें ये मानने लगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सरिता बहुत ही ज़्यादा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, सभी की बहुत सेवा करती है। और फिर एक दिन आकाश ये सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है तो उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हुए उसके पिताजी से कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शायद अगर ये किसी बड़े परिवार की लड़की होती तो शायद ही हमें इतना इज्जत मान सम्मान ना दे पाती, हमारी इतनी सेवा ना कर पाती। फिर आकाश के माँ बाप सरिता के माता पिता से मिलने जाते हैं और उन्हें भी अपने साथ घर ले आते हैं। और अब ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, आकाश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी में आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना और आपको जागरूक करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।